अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑनलाइन विद आमना में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना सलीम सदीकी। नाज़रीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हर शहर के अपने मसाइल हैं और अगर उनको सही तरीके से हल ना किया जाए तो शायद वो परेशानी का बाइस बन जाते हैं। रावलपिंडी एक बहुत अहम शहर है। आबादी के लिहाज से इसको पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर कहा जाता है। जितनी ही ज़्यादा आबादी होती है उतने ही ज़्यादा मसाइल होते हैं। इन मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिसर तैनात किया जाता है जिसको आम जबान में डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डेप्यूटी रावलपिंडी के डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला है। सर, जिस तरह कि आपको पता है कि कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और फर्स्ट वेव ऑलरेडी गुजर चुकी है। अब हमें इक़दाम शायद करने हैं सेकेंड वेव के लिए, ईद भी आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम किए हुए हैं, हम तैयार हैं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहला तो ऐसे है कि हमारा जो जैसे आपने फर्स्ट वेव की बात की तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम काफ़ी लगता है कि हमारी उस सेंस में प्रोग्रेस काफ़ी बेहतर सेंस में हुई कि केसेस जो क्रिटिकल केसेस थे वो काफ़ी कम हो गए। हमारे पास जब पीक थी तो देयर वर अबाउट 270 केसेस और अभी जो रिड्यूस हो के वो हमारे पास 69 क्रिटिकल केसेस हैं। तो ये एक बेंचमार्क है कि जब सिम्टोमेटिक और क्रिटिकल पेशेंट की रिडक्शन हो तो इट मीन्स कि हमारी जो ये वबा है कोविड की ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है। जहाँ तक आपने बात की सेकंड की दोबारा जो इसमें रिसर्जेंस होनी है और दोबारा एक वेव आनी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कैटल मंडीज़ का लगना। तो हम इस वह इंश्योर कर रहे हैं कि जो कैटल मंडीज़ हमारी हैं, पहले तो हमारे पास सेल पॉइंट्स लगा करते थे, 10 सेल पॉइंट्स होते थे जो शहर के अंदर होते थे। अभी हम कैटल मंडीज़ लगा रहे हैं और कैटल मंडीज़ वो सारी पेरिफेरी में लग रही हैं। एक अडयाला रोड पे है, एक चक्री रोड पे है और तीसरी जो हाजी कैंप के साथ है। सेल पॉइंट्स हम शहर में लगने नहीं देंगे। तो वी आर मेकिंग एन एफर्ट कि इसको हम जितना रिड्यूस कर सकें, लोगों के इंटरेक्शन को उतना हम रिड्यूस करें कर सकें। जिस तरह नाज़रीन अभी सर ने हमें बताया कि किस तरह से वो इक़दाम कर रहे हैं मंडियों के हवाले से उन्होंने हमें बताया। सर, एक बहुत अहम सवाल कि आपको पता है कि पिंडी जिस तरह उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि सब लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे बाज़ार हैं जिस तरह राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, कोई बहुत से छोटे बाज़ार भी हैं, तो SOPs फॉलो की जा रही हैं और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है? मैडम, जहाँ तक आपकी बात है SOPs को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो 100% फॉलो हो रही हैं, पर काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट आई। दरअसल एक कल्चर है ना, वो आपको तो उसको टाइम लगता है इम्प्रूव होने में। मास्क पहनने का सच कोई हमारे यहाँ तो कभी कोई ट्रेंड रवाज रहा नहीं। तो मगर आपने भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, मैं अगर कहूँ कि 60-65% लोग भी पहनते हैं। जो शॉप्स ऐसी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट हैं, 63 मजिस्ट्रेट्स हमारे पास हैं पिंडी डिस्ट्रिक्ट्स में, कि जो कोई सौदा सरफ या कोई चीज़ वो सेल कर रही होती है विदाउट मास्क, तो हम उनको चालान भी करते हैं, फ़ाइन भी करते हैं। जिस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती उनको सील भी हम करते हैं। जो हमारे जो बड़े बाज़ार थे, मोती बाज़ार और दूसरा जो हमारा रनकारी बाज़ार और साथ बोर्ड बाज़ार, उनको हमने एक हफ़्ते का हमने लॉकडाउन भी इस वजह से किया कि उस जगह पे SOP फॉलो नहीं हो रही थी। तो उसमें मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट है चीज़ें फॉलो होने में। ज़ाहिर है ये इम्प्रूवमेंट है, उसी की वजह से तो आप देखें कि हमारा जो क्रिटिकल केसेस में या ओवरऑल कोरोना में रिडक्शन हुई। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, सर ने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, SOPs फॉलो की जा रही हैं। जाहिर है ये चीज़ हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि किस तरह से हमने मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। सर, एक बहुत अहम सवाल जो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, पिंडी के हॉस्पिटल्स में अगर हम कोरोना की बात करें तो सारी फैसिलिटीज़, वेंटिलेटर्स और अद्वियात जो हैं वो सब मौजूद हैं? मैडम, मैं कहूँगा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट क्वांटिटी में वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। बाकी बेड्स तो मौजूद हैं, मगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन बेड्स की और वेंटिलेटर्स की। हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो टोटली इस चीज़ को डील कर रहे हैं। एक BBH है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, एक RIU है और तीसरा हमारे पास है रेड क्रिसेंट। तो रेड क्रिसेंट तो हमारा टोटल खाली पड़ा है, उसमें 2 पेशेंट्स टोटल हैं और उनके पास मोर देन 100 पेशेंट की कैपेसिटी है। 80 उनके पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, 10 उनके पास वेंटिलेटर्स हैं। दे आर टोटली फ्री।
RIU के अंदर हमारे पास जो है वैसे तो उसमें कोई 300 बेड्स हैं, पर हमारे पास जो कैपेसिटी ऑक्सीजन की है वो मोर देन 150 है। उस जगह पे 40-45 पेशेंट्स टोटल हैं। इस तरह BBH के अंदर हमारे पास कोई 150 क्रिटिकल पेशेंट्स की प्लस 20 वेंटिलेटर्स हैं, तो उस जगह पे हमारे पास कोई 30-35 पेशेंट्स हैं। होली फैमिली में भी हमारे पास कोई 10 बेड्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, कोई हमारे पास 50 ऑक्सीजन बेड्स हैं सिर्फ कोविड के लिए, और वो भी ऑलमोस्ट जो है वो दे आर फ्री, पेशेंट्स कम हैं। पेशेंट्स कम हैं तो सर इसकी ये भी वजह हो सकती है कि शायद लोग डरते हैं कि अगर वो जाएंगे अस्पतालों में उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह हमें डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और अभी हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी मौजूद है, आप जा सकते हैं। इसलिए इस वबा से हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है। डिप्टी कमिश्नर साहब, एक और जो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, आपको पता है कि टाइगर फोर्स वज़ीर आज़म साहब ने भी बनाई थी और कहा था कि उसकी ये जिम्मेदारियां होंगी स्पेसिफिकली कोरोना के हवाले से, कि किस तरह से वो लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगी या चेक एंड बैलेंस रखेगी, बहुत कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि उनको गाइड किया जा रहा है? क्योंकि ये आम तासुर ये मिल रहा है कि शायद उनको कुछ बताया नहीं जा रहा, वो अफरा तफरी की हालत में है कि उनको क्या करना है, और साथ ही एक V फोर्स भी तश्कील दे दी गई है आपकी तरफ से। अच्छा मैडम, दो चीज़ें हैं। कुछ तो आपके आर्गूमेंट में इसमें ठीक बात है कि हम अभी तक उनको सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, क्योंकि देखें हमारे पास कोई 8000 बच्चे बच्चियां मौजूद हैं जो टाइगर फोर्स में हैं। अब सारे 8000 को एकदम स्ट्रक्चर करना, इनकी हायरार्की बनाना, इट टेक्स टाइम। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तहसील लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। हमारी गुड गवर्नेंस की कमेटीज़ हैं जो उनके मेंबर्स हैं, वो हमने नोटिफाई किए। आस्ता आस्ता हम इनके साथ मीटिंग करके इनको हम एक हायरार्की में लेके आ रहे हैं ना। देखें एक जगह पे 7000 बच्चे हों तो आपको उस कुछ हायरार्की हमें बनानी पड़ेगी ना, कि वो एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की हो कि जिसके अंदर लोग रिस्पॉन्सिबल हों कि कौन किसने लीड करना है। अब हमारे पास क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे पास देखें 8000 बच्चा एकदम आ गया और बच्चियाँ आ गई। अब उसको हम स्ट्रक्चरिंग में हमें जो इश्यूज़ आ रहे थे, फिर हमने उसको साथ बैठ के हमने इनको काफ़ी हद तक हल कर लिए। तो अभी ये आपको आस्ता आस्ता ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फोर्स नज़र आएगी कि इनकी ड्यूटीज़ किस जगह पे होनी है। पहले सिर्फ ACs इनको करते थे, अभी ACs के पास दायरा है। एक AC 2000 बंदों को रेगुलेट करना, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उसको फिर हमने उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की है कि नहीं, बच्चों के अंदर से कुछ हमने बनाए कि थोड़े प्रोएक्टिव बच्चे हैं, उनको UC लेवल का लीडर, फिर उनको कैंटोनमेंट में वार्ड लेवल का लीडर है, फिर 3-4 UCs के ऊपर एक ग्रुप लीडर बनाया है। तो ताकि वो उसको हम एक अच्छी हायरार्की बनाएं कि जिसके अंदर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो, और दूसरा जो इनको जो चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छी कन्वे हो जाएँ। तो वो इंशाल्लाह आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फोर्स। तो सर इस सब में V फोर्स बनाने की क्या हमें ज़रूरत महसूस हुई? मैडम ये जो V फोर्स है ये तो पुरानी फोर्स है, टाइगर फोर्स से पहले की है। आप हमारा वो फेसबुक पर हमें चेक करेंगी तो ये तो बात है जनवरी की। टाइगर फोर्स तो लेट आई। तो V फोर्स भी उसी तरह ही था कि ये कोई वॉलंटियर बच्चे थे जो टाइगर फोर्स से काफ़ी अर्सा पहले से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक वॉलंटियर्स हैं जो हमारे ज़्यादातर पिंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं, पिंडी शहर के ज़्यादातर हैं, जो जिनका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनका कोई स्कूल्स में, उसके अंदर से कई बच्चे टाइगर फोर्स के अंदर भी हैं, मगर कई अभी तक भी इंडिपेंडेंट है, वो V फोर्स के अंदर है, जो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। जिस तरह आजकल वो इस पर काम कर रहे हैं, जो डॉग किलिंग या डॉग कलिंग हम कर देते थे, वो उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन कर रहे हैं कि इनको हम कैसे इसको रोका जाए। एजुकेशन इंप्रूवमेंट की तरफ ये काम कर रहे हैं कि उसको कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, डेंगू पे कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ ये लोग पहले से कर रहे थे। तो ये छोटी सी ऐसे जो टाइगर फोर्स जो है, जो V फोर्स है, कंपैरेटिवली उसके मेंबर्स तो काफ़ी कम हैं बनिस्बत टाइगर फोर्स की। टाइगर फोर्स एक बड़े लेवल पे है, पर ऐसा चीज़ कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं। मतलब कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं और उनका काम भी मुख्तलिफ है। जी नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह हमें कैप्टन अनवारुल हक ने हमें बताया कि किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोग बढ़ चढ़ के इस वक्त में साथ दे रहे हैं। सर एक सबका ये सवाल है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महंगाई को कंट्रोल करने में आपके क्या इकदाम हैं? अब जिस तरह देखा गया, अगर हम चीनी की ही मिसाल ले लें तो गवर्नमेंट को जो रेट्स हैं वो 70 रुपीज़ पर kg है, लेकिन जो हमें बाज़ार में अवेलेबल है वो 90 रुपीज़ पर kg है। तो क्या इसमें कोई हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या मतलब जो भी दुकानदार हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने रेट्स रख कर आवाम को इस तरह मुश्किलात का सामना करने पे मजबूर? मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारा रेट इस जगह पे पिंडी में है
70 तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि अब 70 रुपीज़ कर दिया जाए। तो 70 रुपीज़ तो हमें पिंडी के अंदर किसी जो कोर्ट की डायरेक्शन मिल्स के लिए थी कि वो प्रोवाइड करे, तो मिल्स ने हमें प्रोवाइड नहीं किया 70 रुपीज़ के ऊपर। तो हमें तो जो होल सेल में हमारा रेट है वो 78-79 रुपीज़ है। तो जो हमारा रिटेल का रेट है वो 81 रुपीज़ है पिंडी शहर का, वो 83 रुपीज़ है पेरिफेरी का। मेरे जहन में कोई वालेशन ऐसी नहीं है कि 90 रुपीज़ का मैं आई डोंट नो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरा 90 रुपीज़ नहीं है, 83 रुपीज़ है पेरिफेरी का, 81 रुपीज़ है इससे। सर तो इसका मतलब है हमें इस पे चेक एंड बैलेंस, क्योंकि मैं जो आपको रेट्स बता रही हूँ, ये आजकल आवाम में बहुत ज़्यादा ये है कि उनको इस रेट्स पे मिल रही है, यहाँ तक कि आटा भी उनको महंगे रेट्स में मिल रहा है। अब आपके जो रेट्स आते हैं डिप्टी कमिश्नर रेट्स जो होते हैं, इस्लामाबाद के डीसी करते हैं आप भी, तो उसके हिसाब से शायद ये वायलेशन है, तो आप क्या समझते हैं? मैडम मैं आपसे दोबारा सजेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे 90 रुपीज़ का अगर विद एविडेंस आप बात करें, इससे अगर 90 रुपीज़ है तो दैट्स एन एविडेंस, उसको तो हम बिल्कुल बंद करेंगे। हमारे पास एक कीमत एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक ऐप है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर एक टोटल ऑप्शन है, हमारे पास कंप्लेन आती भी हैं कि आप किसी जगह पर जाके जो आप कह रहे हैं ना कि हम कैसे रिस्पॉन्सिव हैं कि हम वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके दो तरीके हैं। एक तो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जो रेट्स को रेगुलेट करते हैं, और हम नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस हमने कितनी की हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बताते हैं। गो आपकी बात ठीक है कि वो शायद इनसफिशेंट हैं, क्वांटम ज़्यादा है, शहर बड़ा है, और एक्स ऑफिशियो होते हैं कि उनके पास और काम भी हैं, साथ प्राइस का एक एडिशनल काम है। पर उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को लोगों को एम्पावर करने के लिए एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, कीमत ऐप। उस कीमत ऐप के ऊपर आप किसी जगह पे भी जाते हैं और उसके ऊपर आप सिर्फ आपने क्लिक करना होता है कि ये रेट जो है एग्जॉर्बिटेंट है और ये ज़्यादा रेट के ऊपर सर रोज़ाना की बुनियाद पे वो चेंज होता है, मतलब जो गवर्नमेंट का रेट होता है वो वहाँ पे आता है, वो ऑटोमेटिकली उस ऐप पे आ जाएगा। और जब आप कंप्लेन करेंगी तो हम जो हमारा मजिस्ट्रेट है जिसके एरिया में वो वायलेशन रिपोर्ट होगी उस जगह पे जाएगा, उसको चालान करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा कि आप जिस शॉप पे गए थे आपने ये वायलेशन रिपोर्ट की थी, हमने ये उसको चालान कर दिया। तो वो और बाकी जिस आपने कहा आटे की बात की, आटे के रेट वाकई ज़्यादा हैं, मगर आटा भी हम रेगुलेट नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि हम आटा तब रेगुलेट करते हैं कि जब हम गवर्नमेंट शेयर हम मिल्स को देते हैं। तो पहले तो आपको पता है कि हम मिल्स को हमने गवर्नमेंट ने जो गंदम देना बंद कर दिया था, अभी कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल हो गया। अभी नेक्स्ट जैसे वो गवर्नमेंट अपना शेयर देगी मिल्स को, उसके बाद 805 रुपये वाला जो आटा है हम उसको रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। मगर अभी क्योंकि आटा इस वजह से बढ़ गया कि गवर्नमेंट उनको शेयर अपनी गंदम गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, तो वो एक ओपन मार्केट हो गई थी। तो वो जो दूसरा प्राइवेट आटा होता है, जो प्राइवेट लोग गंदम खुद ख़रीदते हैं, उसको हम रेगुलेट नहीं करते। वो डेफिनेटली उसके अंदर एक प्राइस हाइक आया है, 10,000 रुपये 1020 तक भी हुआ है। दैट इज़ ठीक है जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह हमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया है कि एक ऐप कीमत के नाम से है, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइसेस हैं वो आती हैं, वहाँ पे कंप्लेंट भी मौजूद है, कंप्लेंट का एक टैब भी मौजूद है, और डेफिनेटली जब आप कंप्लेंट करेंगे तो यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं जो भी इस चीज़ के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं, तो डेफिनेटली वो उस पर रिस्पॉन्स करेंगे एविडेंस के साथ, जिस तरह हमें अभी कमिश्नर साहब ने बताया भी है। सर एक जो अहम सवाल, और शायद मुझे पता है आपके पास कम टाइम है, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि डेंगू की वबा बढ़ती जा रही है। अभी हम कोरोना से ही सही तरह से नहीं निपट पा रहे, शायद डेंगू तो है उससे पहले से आया हुआ है, तो डेंगू के लिए अब हम क्या करें? हम क्या दोनों को बराबर में लेके चल रहे हैं? दोनों के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे? मैडम डेंगू के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है वो एक बड़ा एलाबोरेट स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरी हेल्थ अथॉरिटी है, और उसके साथ कंटेक्ट मुलाजमिन, हमारे पास मोर देन कोई 4000 आदमी हैं जो इस डेंगू पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट टीम्स हैं डिफरेंट इलाके में। वो उस जगह पे पहले शुरू में हम ये करते थे, जब ऑफ सीज़न था तो 1/8 करते थे कि 8 घरों में से एक ही सर्वेलेंस होती थी, और 1 माह के अंदर हम दोबारा करते थे। और क्योंकि अभी जैसे जैसे सीज़न बढ़ रहा है तो 1/4 पे हो गया, हर 4 में से एक घर को हम करते हैं, और हर घर की बारी 1 माह के अंदर आती है। उसका रैशनल ये है कि 1/8 इस तरह से करती थी कि 8 दिन के अंदर लार्वा जो है उसके वो ग्रो करके अडल्ट होता है, तो फिर 1/8 जब करते हैं तो हर 8 दिन के बाद, ताकि वो उस जगह पे अगर कोई लार्वा है तो उसको मैकेनिकल रिमूवल कर लिया जाए। तो उसमें हमारी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी जा रही है। हम अपनी प्रोग्रेस को एक्सेस या उसको एसेस इससे करते हैं कि हमने लार्वा डिटेक्शन कितनी की। तो हमारे जो 3, अगर आप पिंडी की बात, शहर की बात करें तो 3 हमारे मेन हैं। एक हमारे पास है
पोठार टाउन, रावल टाउन और दूसरा कैंटोनमेंट है। तो हमारा हर जगह से लावा डिटेक्शन बड़ी मैसिव है। तो इसका ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अगर हम लावा जितना डिटेक्ट करके जितना हम रिमूव कर देंगे तो उतना ये डिज़ीज़ को कंटेन किया जा सकता है। और आपके तवज्जो से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये डेंगू एक ऐसी चीज़ है कि इससे अगर वो लोग खुद एफर्ट करें और इसे बचना नहायत ही आसान है। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि हमारी अपनी लेथार्जी की वजह से। आई वुड से कि देखिए, अगर एक घर के अंदर आप हैं, अगर आपका पानी उस जगह पे 3-4 दिन स्टेगनेंट रहता है, उस जगह पे साफ़ पानी, उसमें लावा अगर मच्छर वो होगा तो लावा ग्रो कर जाएगा। अगर हम उसको हमने सिर्फ काम करना है कि उस साफ़ पानी को ऊपर से कवर करना है। सही। और हमारा ये लावा जो डेंगू है ज़्यादा उन्हीं जगहों पे आता है। अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे कि जिस जगह पे लोग जिस जगह पे पानी की शॉर्टेज है और पानी को ड्रम्स के अंदर रखते हैं फिर उसको कवर नहीं करते, या आपके रूफ टॉप के ऊपर जो वाटर टैंक्स हमारे बने हैं उसके आपने देखे अक्सर लोग ये प्लास्टिक के टैंक्स इस्तेमाल करते हैं, वो ढकने जो होते हैं वो जो लिड्स हैं वो गिर जाती हैं। अब वो एक बड़ा मेन ब्रीडिंग साइट बनती है। वो कोई बंदा भी छत पे कभी भी कोई कोशिश नहीं करता कि जाके देखे वो लिड है या नहीं है। वॉशरूम के अंदर छोटे छोटे लोग ड्रम्स रखे होते हैं, 3-4 दिन उससे कभी पानी रहता है और वो उस इनंडेशन की वजह से वो लावा होता है। अगर हम ये अगर अपने घरों की सफाई हम करें और पानी को स्टेगनेंट ना होने दें तो डेंगू ईज़िली प्रिवेंटेबल है। ठीक है जी नाज़रीन, जिस तरह हमें डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक साहब ने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, किस तरह से वो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। जिस तरह उन्होंने बताया कि अगर थोड़ी सी हम खुद कोशिश करें और हाइजीन का ख्याल रखें, और उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से इकदाम हमें करने चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो हम डेफिनेटली डेंगू से बच सकते हैं। सर, मुझे ये भी बता दीजिए कि मानसून का जिस तरह सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? नाला लई है बहुत बड़ी एक जगह जहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम रही है। बहुत से और भी पिंडी के इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है एकदम से फूट पड़ता है और गली नाले जो हैं वो सड़कों में तालाब की सी सड़क पेश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम मानसून के लिए तैयार हो चुके हैं? मैडम, हमारे जो पिंडी के अंदर तो जो अर्बन फ्लडिंग का एक फिनोमेना है, सच बाकी हमारे पास और तो वल्नरेबिलिटी नहीं है। अर्बन फ्लडिंग के अंदर हमारे पास नाला लेई मैन है और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो नाला लेई में गिरती हैं, जिस तरह निक्की लेई और बाकी इस तरह की आप करेंगे काफ़ी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ गिरती हैं, फिर नाला लेई बनता है। तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो दे आर रिस्पॉन्सिबल इसको सफाई के। जो मेन नाला लेई है उसकी वासा इज़ रिस्पॉन्सिबल, और जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसका जो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। आपको जान के खुशी होगी कि दोनों उस जगह पे सफाई का काम चल रहा है। नाला लेई के अंदर तो भी आप देखेंगे बड़ा मैसिव काम उस जगह पे है, उस जगह पे बिल्कुल हो रहा है, और ये शायद काफ़ी अर्से के बाद उसकी सफाई हुई। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको प्रॉपर सफाई विद इन वीक इंशाल्लाह हो जाएगी तो मुझे लगता है कि ऐसा इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी उनकी सफाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर रहा है। विद इन 1 वीक 1.5 वीक ये सारे के सारे इंशाल्लाह साफ। सही जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, सर ने जिस तरह बताया है कि बिल्कुल हम तैयार हैं और ये काम जो है जारी और सारी है। और ये बहुत बड़ी बात है रावलपिंडी के शहरियों के लिए कि अब हमें शायद मानसून से बचने या मानसून से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दें। मैडम, मैं तो बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो कोरोना का है और कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वाला सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम घरों में जब बैठते हैं तो शायद कई दफ़ा मास्क यूज़ नहीं करते, पर जो WHO की गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आपका 2 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है या 1 मीटर प्लस है तो दैट इज़ अ सेफ डिस्टेंस, जिसके अंदर अगर आप इतना डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हैं तो ये प्रिवेंटेबल है। और सेकंड डेंगू का होगा कि ये टोटली प्रिवेंटेबल है। सिर्फ हमें घरों की सफाई अगर हम ये इसको एक हैबिट बना लें कि पानी की इनंडेशन ना हो, जो हमारे वाटर टैंक्स हों जो टॉप पे पड़े हुए हैं, अगर हर बंदा ये थोड़ी सी एक एफर्ट करके इसको एक बार टॉप पे चेक कर ले कि उसके ऊपर लिड है या नहीं है, और किसी जगह पे पानी अगर स्टोर करते हैं तो उसकी स्क्रबिंग वगैरह कर लें, तो ये 2-4 चीज़ें अगर हम करें तो डेंगू जो है जो बड़ा मैं समझता हूँ कि जो कोरोना से भी एक ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ है वो भी टोटली प्रिवेंटेबल है। पिछले साल हमारे पास 6,500 प्लस केसेस हो गए थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमारे हॉस्पिटल और हमारे हेल्थ सिस्टम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने पेशेंट्स हम उसको उनको अकोमोडेट करें। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो ये सीज़न है ये बड़ा सिर्फ 1 या 2 माह ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगस्त
सितंबर में ये केसेस शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इन 2 माह में एक एफ़र्ट करके अपने घर की सफाई रखें और सिर्फ साफ़ पानी को खड़ा ना होने दें और अपने रूफ टॉप्स चेक करते रहें, तो यह आपकी ना सिर्फ आपका एक हर शहरियों की अपनी सपोर्ट होगी, बल्कि गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी कि हम इसको इजीली इसको कंटेन कर लेंगे। सही सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। जिम्मेदार अफराद पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये बात करूँ कि हम तनकीद करते हुए कुछ नहीं सोचते, तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगा। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। अगर हम सिर्फ ये समझें कि हुकूमत अपना काम करती रहेगी और हमने कुछ नहीं करना, तो शायद हम इस गलत फहमी में मारे जाएंगे। हम तनकीद के लिए तो फजूल खर्च हैं, लेकिन तारीफ के लिए हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। हमें यह समझना होगा कि अगर हुकूमती इदारे हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमने भी उनका साथ देना है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे और ये सोचेंगे ज़रूर, इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी हुकूमती इदारों और हुकूमत के लोगों के साथ खड़े हैं और हम रावलपिंडी शहर को बचाएंगे, एक बहुत अच्छा शहर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन विद आमना से आमना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।